इसी तरह से हमें पता है कि अब हमने इनवेरिएंस ऑफ फोर्स को दिखाना है। फोर्स या एक्सेलरेशन कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमें पता है वेक्टर ए डैश का मान वेक्टर ए के बराबर है, तो इसलिए एफ डैश का मान वेक्टर एफ के बराबर होगा। इसी तरह से हमें तीसरी चीज़ शो करनी है, इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंस। इसका प्रोसीजर सिंपल सा है। एस निर्देश तंत्र में हम टक्कर की समीकरण लिखेंगे, कोलिजन की इक्वेशन, और एस डैश निर्देश तंत्र में टक्कर की समीकरण लिखेंगे। तो ये समीकरण मान लिया कोई m1 द्रव्यमान इनिशियली u1 वेग से गति करता हुआ m2 द्रव्यमान और u2 वेग से गतिशील कण से टकराए, तो इनका वेग, इनमें समीकरण इस तरह से लागू होगी। ये एस निर्देश तंत्र के लिए है। इसी तरह से एस डैश निर्देश तंत्र के लिए m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश के बराबर होगी। ये एस डैश निर्देश तंत्र में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की समीकरण है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि रूपांतरण समीकरण क्या होती है, u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस v के बराबर है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। v1 इज इक्वल टू u1 डैश इज इक्वल टू u1 प्लस v, नहीं, u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस v, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v। इसी तरह से u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस v और v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v के बराबर है। अगर ये वाली सारी वैल्यूज़ अगर हम समीकरण 1 में रखें और उससे अगर हमें समीकरण 2 मिल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इनवेरिएंट रहता है। अगर हम इसको रखेंगे तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं कि ये समीकरण 1 में ये सारे मान रखने पर हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगी। इसी तरह से चौथा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवेरिएंस। सेम प्रोसीजर जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगाया है, वही प्रोसीजर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगाना है। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के बराबर होगा। और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की समीकरण आ गई, हाफ m u1 स्क्वायर डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सब। अगर हम u1 u2 v1 v2 के मान समीकरण 1 में रखें तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होनी चाहिए। अगर प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इनवेरिएंस प्रिंसिपल जो होता है वो लागू होता है। इसमें हमने वेक्टर वैल्यू रखनी है। यहाँ पे u का मान u1 डैश प्लस v के बराबर होगा, तो वेक्टर वैल्यूज़ रखेंगे। तो हमें पता है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड होता है वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b इस तरह से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगी। तो ये इस समीकरण का उपयोग करके हम जब u1 u2 v1 v2 के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी। अब इसका लास्ट पार्ट है जो हमने डिस्कस करना है, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गैलीलियन इनवेरिएंस। न्यूटन लॉज जो मोशन है वो भी गैलीलियन इनवेरिएंट होते हैं। जैसे
फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इसके दो हिस्से हैं, रेस्ट का नियम और मोशन का नियम। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और जो वस्तु गतिशील अवस्था में है वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसके कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। दूसरा सेकंड लॉ ये होता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मान, एक्सटर्नल बल का मान उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो F इजिकल टू डी पी बाई डी टी, तो d बाई डी टी, पी का मान m इंटू वी के बराबर। अगर वस्तु का द्रव्यमान स्थिर है तो ये वैल्यू m डी वी बाई डी टी के बराबर या ये m इंटू ए के बराबर आ जाएगी। अर्थात यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल काम ना करे, किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर लगने वाले F एक्सटर्नल का मान बाह्य बल का मान 0 के बराबर है तो वो वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है, जो कि फर्स्ट लॉ है। अर्थात न्यूटन की नियम का जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ का ही एक स्पेशल केस है। अब इसी तरह से थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी किसी वस्तु पर अगर कोई एक्शन करें, कोई क्रिया करें तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे ऑब्जेक्ट पर होती है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट एंड इक्वल एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज।